गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है लुईस मॉडल। एक अर्थशास्त्री हुए थे प्रोफेसर आर्थर लुईस, तो उन्होंने अलग विकसित देशों के जो पिछड़ेपन या जो उनके निर्धनता की समस्या है उसको हल करने के लिए एक मॉडल का निर्माण किया था और ये मॉडल लेविस लुईस मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो प्रोफेसर लुईस ने बताया कि जो अलग विकसित देश हैं, इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है। जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होने के कारण इन देशों में जो बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय है कि किसी काम को करने के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, यदि उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं तो उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए 4 श्रमिकों की आवश्यकता है, परंतु यदि उसी 1 हेक्टेयर खेती में 10 श्रमिक लगे हुए हैं तो जो 6 श्रमिक हुए, क्योंकि आवश्यकता तो हमें 4 की है, 4 श्रमिक उसमें उत्पादन कर सकते हैं, तो जो 6 श्रमिक एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। यदि हम उन 6 व्यक्तियों को उस खेत से हटा लें और तो वो बाकी 4 बचे हुए व्यक्ति हैं वो उसमें काम करेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा जितना पहले 10 व्यक्ति कर रहे थे। कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, उससे यदि अधिक व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हैं तो वो छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। और इन बेरोजगारों को यदि हम और कोई कार्य में लगा लें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लुईस का मॉडल अब हम देखेंगे क्या कहता है। लुईस ने अल्प विकसित देशों में इस छिपी हुई बेरोजगारी को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग करने के लिए एक मॉडल का प्रतिपादन किया था, जिसे लुईस मॉडल कहा जाता है। प्रोफेसर आर्थर लुईस का एक लेख प्रकाशित हुआ, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो प्रोफेसर लुईस ने बताया कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है या जो लेबर की जो पूर्ति है वो इन देशों में काफ़ी अधिक होती है, तो इसको इन निर्धन देशों के या अल्प विकसित देशों के पूंजी निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस संबंध में प्रोफेसर आर्थर लुईस ने अपने मॉडल का प्रतिपादन किया। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये जो अल्प विकसित देश हैं, इस अपनी असीमित श्रम शक्ति का प्रयोग पूंजी निर्माण के लिए करके आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है। इन देशों में निवेश की दर प्राय इनके राष्ट्रीय आय के 5 से 10% होती है और विकास करने के लिए जो निवेश की दर या पूंजी निर्माण की दर है वो 20 से 25% तक होनी चाहिए। तो लुईस ने बताया कि इन देशों में जो असीमित श्रम शक्ति पाई जाती है, इसको पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ये अर्थव्यवस्थाएं विकास की गति अपनी तेज कर सकती हैं। और इनमें क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है तो श्रम की पूर्ति असीमित होगी और श्रम की इस पूर्ति का हम उचित उपयोग करके निवेश या पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि कर सकते हैं। अब इसकी मॉडल की एजम्पशन देखेंगे कौन कौन सी हैं। एजम्पशन या मान्यताएं
एजम्पशन या मान्यता इकोनॉमिक्स में क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी मॉडल या थ्योरी दी जाती है तो वो कुछ कंडीशनों पर आधारित होती है कि ये कंडीशन होगी तो ये थ्योरी लागू होगी। तो इन कंडीशन या शर्तों को हम एजम्पशन कहते हैं या मान्यताएं कहते हैं। हर एक मॉडल की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, यानी कि अभी हम जो एजम्पशन करेंगे ये शर्तें लागू होगी तो लेविस का मॉडल काम करेगा, इसे हम एजम्पशन कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण पार्ट है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उस मॉडल का पूछा जाए या थ्योरी का पूछा जाए तो उसकी जो एजम्पशन है वो जरूर लिखनी है। कम टाइम हो तो शॉर्ट में लिख देना, पर है जरूरी एजम्पशन। पहली एजम्पशन है अलग विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ श्रम की जो पूर्ति है वो असीमित होती है और बहुत से लोग छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार होते हैं। अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी का जो व्यक्ति शिकार होते हैं उनका सीमांत उत्पादकता है वो कितनी होती है? शून्य। क्योंकि यदि उन व्यक्तियों को हम कार्य से हटा लें तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता किसे कहते हैं ये मैं आपको और बता देता हूँ। उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए श्रम की एक इकाई का अधिक प्रयोग करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी उसे हम श्रम की सीमांत उत्पादकता कहेंगे। यानी कि एक इकाई के कारण जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे उस इकाई की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। वो उत्पादन में परिवर्तन उस इकाई के कारण ही हुआ है। तो उस श्रम की या किसी भी साधन की एक इकाई के कारण जो उत्पादन में परिवर्तन होता है, एक इकाई में वृद्धि करने पर जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। तो जो छिपी हुई या बेरोजगारी से पीड़ित होंगे उन व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता भी शून्य होती है क्योंकि वो कोई भी उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरी इसकी एजम्पशन है मजदूरी के जो जीवन निर्वाह स्तर है उस पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति कैसे होती है ये देखो। सेकंड एजम्पशन, यहाँ हम लेबर लेंगे और यहाँ हम वेजेज लेंगे। ये मान लो मजदूरी का जीवन निर्वाह स्तर है और ये जो श्रम लेबर बढ़ रही है इधर, क्वांटिटी ऑफ लेबर या लेबर है वो बढ़ रही है इधर ओ एक्स एक्सिस पे। ओ वाई एक्सिस पे यदि ऊंचे जाएं तो वेजेज बढ़ रही है। ये एस एस क्या है? जीवन निर्वाह स्तर है। इतनी मजदूरी जीवन निर्वाह के लिए अवश्य चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि मजदूरी के जीवन निर्वाह स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। यानी कि इस निर्वाह स्तर पर जितने भी इस मजदूरी स्तर पर श्रमिक मांगे जाएंगे, जितनी भी मांग की जाएगी वो अवेलेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अलग विकसित देशों में श्रम की जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम की पूर्ति असीमित होती है और श्रम की मांग कम होती है। श्रम की पूर्ति ज़्यादा होने के कारण श्रम अवेलेबल है। चाहे जितने मर्जी श्रमिकों को रोजगार दिया जाए तो जीवन निर्वाह स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। कितने भी श्रमिकों को उसी मजदूरी स्तर पर कार्य मिलता रहेगा और उनकी पूर्ति है वो लोचदार होगी। जितने भी श्रमिक उत्पादक क्षेत्रों द्वारा मांगे जाएंगे इस जीवन निर्वाह मजदूरी स्तर पर उतने अवेलेबल हो जाएंगे। इसी मजदूरी पर मजदूरी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थर्ड इसकी एजम्पशन है अर्थव्यवस्था में दोहरापन पाया जाता है। दोहरापन कैसे? दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक क्षेत्र है इसमें पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है जीवन निर्वाह क्षेत्र। या प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र और दूसरा है पूंजीवादी क्षेत्र। ये दो क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखो पूंजीवादी क्षेत्र है, इसमें क्या है? पूंजीवादी क्षेत्र में
मजदूरी की दर है वो जीवन निर्वाह क्षेत्र से अधिक होती है और जीवन निर्वाह क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में यह कम होती है और प्राथमिक क्षेत्र में जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी की जो वृद्धि है वो मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है अकुशल श्रम के प्रशिक्षण तथा कुशलता बढ़ाने की लागत स्थिर रहती है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र में अकुशल श्रमिक है उसको प्रशिक्षण देना ताकि वो पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य कर सके, इस पे जो लागत आती है वो स्थिर रहती है। चाहे जितने मर्जी श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए उसमें वृद्धि नहीं होती, चाहे एक श्रमिक को प्रशिक्षण दिया जाए, 100 को दिया जाए, 1000 को दिया जाए, वो जितनी एक श्रमिक की पहले लागत लगती है प्रशिक्षण देने की वो उतनी ही रहती है। पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें उत्पादन का विस्तार अधिकतम लाभ प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। पूंजीवादी क्षेत्र में जो उत्पादन का सिद्धांत है वो अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर आधारित है कि यह क्षेत्र अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करता है। पूंजीवादी क्षेत्र पुनरुत्पाद्य पूंजी तथा मजदूरी श्रम का प्रयोग करके कार्य करता है। पुनरुत्पाद्य रिप्रोड्यूसिबल पूंजी क्या होती है? या हिंदी में इसका अर्थ है पुनरुत्पाद्य पूंजी, जिस पूंजी का उत्पादन कार्य में बार बार प्रयोग किया जा सके। मान लो किसी भी उत्पादक ने पूंजी लगाई, उससे उसने उत्पादन किया, उस उत्पादन को बेचा, उससे लाभ प्राप्त हुआ, फिर वह उस लाभ प्राप्त में जो पूंजी है उसको फिर निवेश कर देता है। इस तरह से वो बार बार इसका उत्पादन करता रहता है एक ही पूंजी से, तो उसे रिप्रोड्यूसिबल पूंजी कहते हैं। और जीवन निर्वाह क्षेत्र है वो रिप्रोड्यूसिबल पूंजी का प्रयोग नहीं करता। और जो इसकी लास्ट एजम्पशन है वो है पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में निर्वाह क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन काफ़ी कम होता है, क्योंकि पूंजीवादी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, निर्वाह क्षेत्र है वो प्राथमिक या कृषि क्षेत्र है, तो इसमें उत्पादन काफ़ी कम होगा नेचुरली है। तो ये इसकी एजम्पशंस है। अब इसमें आगे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्रक्रिया कैसे होती है, जो इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने कैसे इसको लुईस ने एक्सप्लेन किया। तो वो कहाँ से शुरू करते हैं ये देखो। कई अलग विकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है। श्रम की असीमित पूर्ति से अभिप्राय है कि इन देशों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण श्रम की जो पूर्ति होती है वो ज़्यादा होती है श्रम की मांग से। इन देशों में सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है सप्लाई ऑफ डिमांड से। तो कहाँ से शुरू करता है लुईस? कई अलग विकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है। श्रम की असीमित पूर्ति से अभिप्राय है कि इन देशों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण श्रम की पूर्ति ज़्यादा होती है, श्रम की मांग कम होती है। तो इसके फलस्वरूप इन देशों में बेरोजगारी, अल्प रोजगार तथा छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। ये अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करता है वो कि अलग विकसित देशों में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, वो ही पहले जो हमने लिए थे, पूंजीवादी क्षेत्र, सेकंड दूसरा क्षेत्र है प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र। पूंजीवादी क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक या जीवन निर्वाह क्षेत्र है, इसमें आय, उत्पादकता तथा पूंजी का स्तर कम होता है।
और जो पूंजीवादी क्षेत्र है वो उसमें आय उत्पादकता तथा पूंजी का स्तर उच्च होता है, और जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें आय उत्पादकता तथा पूंजी का स्तर कम होता है। इस क्षेत्र में श्रमिकों की पूर्ति इतनी अधिक होती है कि उनकी जो सीमांत उत्पादकता है एमपी है वो शून्य होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया था पहले, फिर एक बार बता देता हूँ। मजदूर की जो सीमांत उत्पादकता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए श्रम की एक इकाई का अधिक प्रयोग करने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम श्रम की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और इन देशों में ये शून्य क्यों है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र में 1 हेक्टेयर खेती करने में मान लो 4 मजदूरों की ज़रूरत है और वहाँ 6 मजदूर लगे हुए हैं, तो यदि 2 मजदूरों को हम कार्य से हटा लें तो कुल उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इन दोनों मजदूरों की सीमांत उत्पादकता है वो कितनी है? शून्य है। तो अब देखो क्या किया जाएगा आगे। एक्सप्लेन किया जो उसने लुईस ने कि पूंजीवादी क्षेत्र में जो पूंजीवादी मजदूरी है वो ज़्यादा होती है और जीवन निर्वाह मजदूरी है वो कम होती है। तो यदि लुईस आगे कहता है प्राथमिक क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, क्योंकि इसमें अलग बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्राथमिक क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार दिया जाए तो ये श्रमिक हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्हें अपने जीवन निर्वाह क्षेत्र में जो मजदूरी मिलती है उससे कुछ अधिक तथा पूंजीवादी क्षेत्र में जो मजदूरी है या उनकी जो सीमांत उत्पादकता है उससे कम पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। और इन्हें क्योंकि इनकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी दी जाएगी तो जो श्रमिकों जो उत्पादक हैं उनको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। दोबारा से देखो, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि प्राथमिक क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है तो ये श्रमिक जीवन निर्वाह क्षेत्र से कुछ अधिक मजदूरी पर तथा पूंजीवादी मजदूरी से कुछ कम पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु इनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो इनकी ओर दी जाने वाली मजदूरी से अधिक होगी। तो इस तरह से उत्पादकों को लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि वो श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी दे रहे हैं। और जैसे जैसे हम पूंजीवादी क्षेत्र से श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देते जाएंगे तो उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होगी। वो इस लाभ को फिर निवेश करेंगे, फिर और श्रमिकों की मांग करेंगे, फिर उसी लाभ को निवेश करेंगे और श्रमिकों की मांग करेंगे। तो इस तरह से एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये प्राथमिक क्षेत्र के जो मजदूर है वो इस जीवन निर्वाह क्षेत्र से अधिक मजदूरी मांगेंगे या वो इससे अधिक मजदूरी की मांग करने लगेंगे। उनके द्वारा मांगी जाने वाली मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। तो इस कारण विकास प्रक्रिया रुक जाएगी क्योंकि अब पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर में ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे तो उत्पादकों के जो असामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस विकास प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। इस स्थिति में भी लुईस ने सुझाव दिया कि यदि खुली अर्थव्यवस्था हो किसी देश में तो वो ये जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक गई है या अंत हो गया है इसको दोबारा शुरू करने के 2 उपाय बताता है। वो उपाय देखो कौन कौन से हैं खुली अर्थव्यवस्था में। पहला उपाय है अल्प विकसित देशों से श्रमिकों का प्रवास या आवास करो यहाँ
प्रवास जाना होता है, आवास आना, या इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो माइग्रेशन है। और दूसरा अल्प विकसित देशों से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का आवास, और दूसरा अल्प विकसित देशों को पूंजी का निर्यात। जब विकास प्रक्रिया का अंत हो जाता है तो कि कोई भी जो देश है उसके पास दो उपाय हैं, और वो दो उपाय कौन कौन से हैं? अल्प विकसित देशों को श्रमिकों का आवास, जब यह विकास प्रक्रिया रुक जाती है तो उत्पादकों को चाहिए कि वे अन्य अल्प विकसित देशों से श्रमिकों को बुलाए और अपने यहाँ काम दे। अन्य अल्प विकसित देशों में, क्योंकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें वो मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार होंगे, और इसलिए ये जो उत्पादक कार्य है वो चलता रहेगा। दूसरा उपाय है कि जब विकास प्रक्रिया रुक जाती है तो ये जो उत्पादक हैं वो अन्य अल्प विकसित देशों में अपनी पूंजी लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जो देश है उसमें पूंजी की कमी हो जाएगी। पूंजी की कमी होने पर श्रम की जो मांग है वो कम होगी, और श्रम की मांग कम होने पर उस देश के श्रमिक कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार होंगे। और इसके अलावा लुईस ने बताया कि विकास प्रक्रिया को हम बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख की सहायता से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल लाभ की ही जरूरत नहीं होती। तो ये लेविस का पूरा मॉडल है जो हमने एक्सप्लेन किया। इसका एक पार्ट और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।